का 10 सेकेंड 15 सेकेंड के अंदर। तो हाँ चलिए, तो अब हम जो है कमर सीधी कर, जब भी मैं बोलूंगा कमर सीधी तो इसका मतलब आप बैकबोन को सीधा करेंगे, क्योंकि भाषा होती है ना, तो मैं योग में हमेशा यही कहता हूँ कमर सीधी करके बैठ जाइए। तो आप अपने बैकबोन पे बैठ जाइए। अब जो है आप अपनी दाई या बाई कोई भी, और श्वास को ऊपर खींचिए अच्छे से, मतलब जितना एक श्वास को अंदर से आप लेंगे, इसलिए फिर उसी नासिका से बाहर की तरफ निकालिए पूरी तरह से, फिर दोबारा ऊपर खींचिए, फिर नीचे, फिर ऊपर लीजिए और फिर निकाल देंगे। एक नासिका का हो गया। अब बात नहीं करनी है, लेकिन चूंकि मुझे तो बोलना जरूरी है इसलिए बोल रहा हूं मैं। अब दूसरी नासिका, चाहे तो अपनी आप इसी हाथ से कर लिया, दूसरी अब बिना श्वास लिए बात करनी है, मतलब बिना ब्रेक के करना है। अब दूसरी नासिका करिए। अब दोनों से ऊपर ले लीजिए, दोनों से, और आगे की तरफ झुकते हुए, अगर चाहे तो जीभ निकाल के अगर श्वास को बाहर करेंगे तो आपके गले की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। थोड़ा झुकते हुए जीभ से बाहर करके और सांस को बाहर अच्छे से निकालिएगा। तो ये होता है हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब मैं एक बार फिर भी इसको आप बिना बात किए करना है, और सभी लोग करते रहिएगा। चलिए प्रारंभ। ये एक नाड़ी शोधन प्राणायाम आपका, इसे कम से कम एक बार तो करना ही है, अधिक से अधिक 3 बार। तो ये हुआ हमारा नाड़ी शोधन। तो ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब यस हम सर। हाँ ठीक है, थैंक यू। अब हम दूसरा जो है, अब हम दूसरा प्राणायाम आप लोगों को बता रहे हैं, जो बहुत चर्चित है, बहुत सारे लोग करते हैं। पहले इसके लाभ लाभ तो हमने बात कर ली है, नाड़ी शोधन के लाभ आपको हमने पहले ही बता दिया। अब चलिए बात करते हैं हम अब अनुलोम विलोम प्राणायाम की। अनुलोम विलोम प्राणायाम ये बहुत अच्छा प्राणायाम होता है, और इसके बहुत सारे लाभ हैं। जैसे इससे जो है आपका एक तो देखिए, कोई भी प्राणायाम हो, और अगर ओवरऑल बातचीत किया जाएगा तो ओवरऑल की स्थिति ये है कि जब एक प्राणायाम आप करते हैं तो उसके इतने लाभ होते हैं जो कि बता पाना बड़ा कठिन है। मतलब आज ये पूरी बॉडी, पूरे शरीर की जो क्रिया तंत्र है उसको प्रभावित करता है, क्योंकि हमारा जो ये शरीर संचालन है, इसका मूल जो है वो प्राण ही तो है, श्वास है, और उसी पे आप काम कर रहे हैं। ये पूरे शरीर को प्रभावित करता है, लेकिन मुख्य रूप से जैसे नाड़ी शोधन है, ये आपके नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। कपालभाति जो है, कपालभाति आपके देखा जाए तो, जैसे अगर हम रोगानुसार बात करेंगे अगर, तो ये आपके ब्लड में जो बीपी जिनका हाई होता है, अच्छा काम करेगा। साथ ही जो है, चाहे लो हो चाहे हाई हो, ये दोनों में काम करेगा नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसके साथ साथ मानसिक रूप से आपको बहुत बलिष्ठ बनाता है। तीसरा जो इसका मुख्य लाभ है, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस पे भी असर पड़ता है। और सही माने में प्राणायाम आप सही करें ये कैसे जानेंगे? जब आप श्वास लें तो थोड़ा सा आपके नाभि जो है यहाँ पे हल्का सा महसूस होना चाहिए, और जब आप श्वास को जो है बाहर की तरफ करें तो उस समय भी जो है नाभि पे थोड़ा सा
प्रभाव पड़ना चाहिए कि अब आप श्वास को बाहर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बराबर ध्यान रखिएगा। चलिए अब कपाल भाती की बात कर लेते हैं। वैसे आप लोग कपाल भाती तो आती ही है। चलिए फिर जो है हम अपने बैक बोन पे बैठ जाएं सुखासन में और करते हैं। एक इसमें करते क्या है कि एक इधर से खींचते हैं। पहले इसकी स्पीड धीमी गति से होगी और धीरे 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 बढ़ाते जाएंगे, लेकिन श्वास जो है पूरा खींचेंगे। श्वास खींचने में कंजूसी अगर आप कर रहे हैं तो कोई सेल जो इंतजार कर रहा है कि अब आप प्राणायाम कर रहे हैं तो जरूर हमारे तक शुद्ध ऑक्सीजन आएगी, वो छूट जाएगा। तो आप श्वास अच्छे से लीजिए, भले 4 बार ही करिए, श्वास अच्छे से लीजिएगा। चलिए दूसरे से निकालेंगे, निकालिए भी ठीक से। तो इसी तरह से इसको करना है। इसको करीब बहुत ज्यादा नहीं, लगभग 3 4 5 मिनट कर दें तो बहुत है, पर्याप्त होता है। तो ये हमारा हो गया अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद इसके लाभ आपको हमने बता दिया, सावधानियां बताते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय पहली बात तो यह है कि अपनी नासिका में, मैंने पहले ही बताया था कि किसी न किसी प्रकार के तेल का प्रयोग करें। इससे जो प्राणायाम का लाभ हो जाता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक काम तो आप ये अवश्य करें। दूसरी बात यह है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय अपनी क्षमता का ध्यान रखें। ऐसा न करें कि अपनी क्षमता के हिसाब से ज्यादा करें। बहुत ज्यादा अगर जैसे जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, अगर वो बहुत तेजी से करते हैं तो इससे उनको नुकसान होने का डर होता है। सामान्य अवस्था में धीरे धीरे करेंगे जिनका बीपी वगैरह हाई है। तो ये मुख्य रूप से ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो है हमने आपको 2 प्राणायाम बताया। अब तीसरा प्राणायाम हम कपाल भाती प्राणायाम की बात करेंगे। कपाल भाती, तो कपाल भाती प्राणायाम जो है जैसा आप लोग जानते हैं, सीधे सीधे बैठ जाइए आप सुखासन में। और इसमें हम करते क्या है कि अपने पेट के ऊपर कार्य करते हैं। एक बार जो है श्वास को अंदर बाहर करेंगे, ठीक है ना, जैसे ऐसे। ऐसे सांस को लेना। अब सावधानियां इसमें ये रखनी है कि जिनके पेट के ऑपरेशन है, जिनके पेट में कोई तकलीफ है, जिनके कोई जैसे स्टोन वगैरह है, इस तरह की कोई समस्या अगर है तो उन लोगों को बहुत धीमी गति से करना चाहिए, बहुत ज्यादा तेज नहीं करना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। वैसे तो अगर अपनी अवस्था देख लीजिए, अगर बहुत हाल का ऑपरेशन वगैरह है तब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर लंबा समय होगा तो धीमे धीमे करें, जैसे ऐसे। और जब जैसे ऐसे करेंगे तो हो सकता है कि आपकी दर्द भी उभर जाए और ऑपरेशन में भी दिक्कत हो सकती है। तो जब कपालभाति करते समय इन बातों का आप ध्यान अवश्य रखेंगे। अब इसके बाद जो है हम एक प्राणायाम होता है सूर्य भेदी प्राणायाम और चंद्र भेदी प्राणायाम। तो जिनके अंदर गर्मी ज्यादा होती है उनको चंद्र भेदी प्राणायाम करना चाहिए, और जिनके अंदर शीत ज्यादा है, शीत तत्व की प्रधानता है, उनको जो है सूर्य भेदी प्राणायाम करना चाहिए। तो ये सूर्य भेदी प्राणायाम करते कैसे हैं? आपको एक नासिका से श्वास को खींचना है और दूसरी नासिका से श्वास को बाहर निकालना है। दोनों से नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं तो आप दाहिने नासिका से श्वास को अंदर लेंगे और बाएं नासिका से श्वास को बाहर निकालेंगे। फिर लेने का कार्य फिर आप दाहिने नासिका से करेंगे, फिर बाएं से निकालेंगे, फिर दाहिने से लेंगे, बाएं से निकालेंगे। तो 2 3 बार मैं करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। कमर सीधी करके बैठ जाएं और चलिए। अब ये हमने अपनी बाएं नासिका को बंद कर दिया। अब दाहिने से मैं श्वास लूंगा। ऐसे ही 15 20 बार कर लेंगे तो इससे लाभ क्या होता है मैं इसकी बात कर लेता हूँ। इससे लाभ ये मिलेगा आपको
कि जैसे बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम हो रहा है उसमें आराम मिलेगा, बहुत ज्यादा कफ हो रही है अगर किसी व्यक्ति को तो उसको भी आराम इससे बहुत ज्यादा मिलेगा। और यदि मान लीजिए आपको बार बार जो है स्नोफिलिया का पेशेंट यदि कोई है, तो यदि ये प्राणायाम कर रहा है तो स्नोफिलिया भी इससे कंट्रोल हो जाती है। इसको भी करते समय आपको अपनी नासिका में जैसा हमने बताया 3-4 प्रकार के तेल, अपने तेल एक तेल का प्रयोग करेंगे और विधिवत जो है इसको करिए। ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, 10 से 15 बार अगर आप करते हैं तो इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। अब सावधानी इसमें ये रखनी है कि पहली बात तो अपनी क्षमता का ध्यान रखना ही है, हमारी क्षमता कितनी है उसके हिसाब से करना है। दूसरी बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तव में आपके शरीर की प्रकृति कैसी है। कहीं शरीर की आपकी प्रकृति जो है उष्ण प्रधान है और आपने सूर्यभेदी कर दिया तो बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। तो आप अपने शरीर की प्रकृति को जानिए। इसके यदि जैसे मान लीजिए शीत प्रधान है सूर्यभेदी, और अगर उष्ण प्रधान है तो चंद्रभेदी आप करेंगे, तो ये संतुलित बना रहेगा। तो ये एक प्राणायाम हमने आपको बताया, नाड़ी ये सूर्यभेदी प्राणायाम और चंद्रभेदी प्राणायाम। तो इस तरह से मैंने आपको 5-6 प्राणायाम बता दिया। एक प्राणायाम, दो और बात मैं करूंगा। एक तो भ्रामरी प्राणायाम होता है। भ्रामरी प्राणायाम जो है किसी सुखासन में बैठ जाए और अपनी कमर यानी बैक, हाँ बताया आपने, चंद्रभेदी भी बता दीजिए। चंद्रभेदी बस जैसे जस्ट अपोजिट कर लीजिए, चलिए बता दे रहे हैं। यहाँ पे आपने दाहिने से श्वास को खींचा और बाएं से निकाला, और चंद्रभेदी में बाएं से खींचिए और दाहिने से निकाल दीजिए, फिर बाएं से खींचिए, फिर दाहिने से निकाल दीजिए, फिर बाएं से खींचिए, दाहिने से, यही चंद्रभेदी हो गया। और ठीक है जैसे सर। जिनको पित्त बहुत ज्यादा बनती है उन्हें चंद्रभेदी प्राणायाम करना चाहिए। जैसा हमने बताया कि जिनको कफ ज्यादा बनती है उन्हें सूर्यभेदी करना चाहिए, ठीक उसी तरह से जिनको पित्त बहुत ज्यादा बनती है उन्हें जो है चंद्रभेदी प्राणायाम। जिन्हें गर्मी बहुत ज्यादा होती है, जिनकी बीपी हाई है, तो मैं ये अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है उन्हें भी अगर वो चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे तो उसमें भी उनको राहत मिलेगी। तो यही है मुख्य मुख्य बातें। जिनके नक्सीर, जिनके नासिका से गर्मी में ब्लड आने लगता है, वो भी अगर चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे तो उनको भी लाभ मिलेगा। तो ये है मुख्य रूप से चंद्रभेदी और सूर्यभेदी प्राणायाम। किसी को कोई दिक्कत हो तो वो तुरंत अपनी माइक ऑन करके बात कर सकता है। ये हम लोगों का बड़ा अच्छा मौका है और इसका आप लोग पूरा फायदा उठाएं। अब भ्रामरी प्राणायाम, जैसा कि नाम ही है इसका, भ्रमर यानी भौरा, भौरा से लिया गया है। ये जो हमारे पूर्वजों ने ये प्राणायाम लिया है, इसके पीछे बहुत लंबा उन्होंने कार्य किया है। जैसे आजकल कोविड की दवा की टेस्टिंग हो रही है ना, कि इतने लोगों पे टेस्टिंग, ऐसे ऐसे, इसी तरह से ये प्राणायाम, आसन, ये सब टेस्टिंग के बाद बनाए गए हैं और इसमें वर्षों का परिश्रम लगा है। अनुभव और परिश्रम के पश्चात ये एकदम बिल्कुल पुष्ट बातें हो रही हैं। इसमें कहीं से कोई ऐसी बात नहीं है जो कि कोई गलत सिद्ध कर सके। अभी तक तो नहीं हुआ है, अब होगा भी नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है। अब भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम जो होता है, ये मुख्य रूप से देखा जाए तो ये व्यक्ति के जैसे मानसिक विकास के लिए, मानसिक रूप से सशक्त होने के लिए, जो व्यक्ति चंचल है उनकी चंचलता दूर करने के लिए ये प्राणायाम कराया जाता है। अब जैसे अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे बहुत चंचल होते हैं, तो हम चाहें तो अगर उनकी चंचलता बहुत ज्यादा है तो संभवतः ये ठीक नहीं है। तो अपने बच्चों को आप भ्रामरी प्राणायाम करा के देखिए। 3 बार आप भ्रामरी प्राणायाम करा दें, इसके बाद देखेंगे कि बच्चा कहीं बहुत लंबे समय तक शांत रहता है। तो भ्रामरी प्राणायाम हम कैसे कैसे करते हैं, हम बैठ जाए और देखिए कानों को अंगुली से न बंद करें कभी भी। कान के हमारे यहाँ तक हम दिखा रहे हैं, देखिए ये ढक्कन है, देख भी रहे होंगे लोग, ये ढक्कन है ना कान का, ये बंद करने का सबसे अच्छा तरीका ये ढक्कन।
इस ढक्कन के ऊपर अपने अंगूठे को लगा दें और अंगूठे को लगाने के बाद अपने 2 अंगुलियों से यहाँ आँख को बंद करें और 3 थोड़ा मस्तक के ऊपर रखें और इसे बंद करके और ओम शब्द का उच्चारण करें 3 बार, मुंह बंद करके अंदर अंदर ऐसे, और आंख बंद करके करेंगे। अभी पूरी बात सुनिएगा ध्यान से। कभी भी जो है आंख को जब आप एक बार बंद करें तो सीधे ओपन में ना खोलें, बल्कि फिर उसके बाद अपनी हथेलियों से ऐसे लें और हथेलियों में ढकें, फिर हथेलियों में आंख खोलें और फिर ऐसे थोड़ा हथेलियों को रगड़ के और उसको अपने आंखों पे ऐसे कर दें, चेहरे पे कर दें, तो ये होता है पूरा एक भ्रामरी प्राणायाम। इसे कम से कम एक बार अवश्य करें और 3 बार से अधिक न करें। तो ये हुआ हमारा भ्रामरी प्राणायाम। देखिए बहुत ज्यादा एक हमारे यहाँ कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जयेत। एक तो आप सभी गुरुजन वृंद हैं, सारे लोग हमारे सब टाइम बाउंड प्रोग्राम है। मैं ये जरूर कहूंगा कि बहुत ज्यादा नहीं, 10 से 20 बार किताबों में लिखा मिलता है कि आप भ्रामरी 20 बार करें, तो आप भ्रामरी इतने बार करें। तो मैं समझता हूँ इतना ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये है। तो भ्रामरी प्राणायाम आप बिल्कुल सीधे बैठ के आप करिए। ऐसे कानों को बंद करिए और आंखों के ऊपर रखिए और यहाँ रख के और 3 बार उच्चारण करिए ओम का, मुंह बंद करके। आप अपनी आंखों को खोलिए, बंद करिए, ऐसे हथेली को रगड़िए, फिर है ऐसे करके अपनी आंखों को उसमें खोलिए, क्योंकि अभी सब लोगों ने हम लोगों के पेट में काफी आहार पड़ा हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा क्षमता से न किया जाए तो बेहतर होगा। तो ये हो गया हमारा भ्रामरी प्राणायाम। एक प्राणायाम की और मैं बात करूंगा, इसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम करने से जो हमारी थायराइड ग्रंथि है वो बहुत अच्छी रहती है, थायराइड ग्रंथि। अब उज्जाई प्राणायाम करते कैसे हैं ये मैं बता दूं। देखिए इससे एक तो गले की भी एक्सरसाइज होती है, आपके गले की एक्सरसाइज भी होगी और साथ ही साथ जो है आपके जो भी थायराइड से की अगर कहीं कोई दिक्कत है तो वो अगर करेंगे तो उससे बहुत बेहतर रिजल्ट आता है उज्जाई का। तो उज्जाई करने के लिए सुखासन में बैठ जाए, बैकबोन पे अपने कमर को सीधी कर लें और करते ऐसे हैं। पहले धीरे धीरे करिएगा, फिर बाद में जब अभ्यास हो जाएगा तब आप पूरी क्षमता से करें। इसको ऐसे करना है। आप पूरा खींच लिए, फिर आगे की तरफ झुक के सांस को बाहर निकालिए, फिर हल्का सा गले को ऐसे ऐसे थोड़ा सा मसाज दे दीजिए। इससे आपके गले के भी कोई रोग नहीं आएगा, गले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ आपके थायराइड ग्रंथि ठीक रहेगी और थायराइड ग्रंथि को कहा जाता है कि की ऑफ ग्लैंड, ये सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। अगर आपकी ये ग्रंथि सही है तो जितनी भी ग्रंथि हैं सब आपकी मास्टर ग्लैंड, इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, तो सारी ग्रंथि ठीक रहेगी। तो ये उज्जाई प्राणायाम भी करें। उज्जाई प्राणायाम हम खड़े होकर भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम करते समय हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात तो ये है कि यदि आप में के गले में कहीं कोई दिक्कत है तो आप उज्जाई प्राणायाम न करें या बहुत हल्का करें। दूसरी बात यह है कि अपनी क्षमता का ध्यान रखें। यदि आपको खांसी वगैरह का कोई समस्या है तो उज्जाई प्राणायाम करें, करने से वो बढ़ सकती है। इसलिए पहले खांसी जब ठीक हो जाए तभी हम उज्जाई प्राणायाम करें। इस प्रकार से हमने बहुत सारे प्राणायाम की बात करी है। मैं समझता हूँ कि यदि एक आध और 2 प्राणायाम जो बड़े इजी हैं। एक तो होता है उद्गीत प्राणायाम, बहुत लाभप्रद
और बहुत आसान उद्गीत प्राणायाम। अब ये उद्गीत प्राणायाम करते कैसे हैं देखिए, और ये का मतलब सकारात्मक वातावरण क्रिएट निर्मित करने वाला प्राणायाम होता है उद्गीत प्राणायाम। तो इसको करने के लिए हमें जो है वही सुखासन में बैठ जाए, हमारी कमर सीधी होनी चाहिए, बैकबोन बिल्कुल सीधा, और करते ऐसे हैं, इसमें जो है थोड़ा सा सिर को ऐसे झुकाएंगे और ऊपर की आसमान देखेंगे, और आसमान देखते ही हम ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। बस इसको कम से कम एक बार करें, अधिक से अधिक। इसके लाभ क्या होते हैं? इसके लाभ ये होगा कि आपकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी होगी, गले का बहुत बढ़िया व्यायाम होता है, और साथ ही साथ ये मानसिक शक्ति आपकी बहुत मजबूत हो जाती है। तो कैसे करते हैं? तो चलिए एक बार करके देख लेते हैं सब लोग। चलिए हम पहले आपको डेमो देंगे, उसके बाद आप जो है करेंगे। इसको करने के लिए ऐसे करेंगे, हम श्वास को पहले भरिए, और इसको भी ऐसे जब भी कोई कुछ करे प्राणायाम तो थोड़ा सा ये रगड़ दें, थोड़ा सा अपने बाजू, थोड़ा सा ये टखने वगैरह, ये सब का हल्का मसाज कर दीजिए। मसाज का आपके जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। जो आज आपकी स्लीप डिस्क हो रही है, जो आज आपकी नसों में विकार आ रहा है, जो हड्डियां सिकुड़ रही हैं, ये हमारी शरीर जो है, ये गारंटी, नॉट ओनली वारंटी, इसे बनाने वाले ने 100 साल की गारंटी दे करके भेजा है। 100 साल से पहले ये बिल्कुल नहीं हिलेगी डुलेगी, लेकिन हम अपने कहीं न कहीं अपने अनियमित दिनचर्या, दूषित दिनचर्या, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, उसकी वजह से जो है इसको हमने इतना वो कर दिया, दूषित कर दिया, कि अब जो है ये 30 साल, 25 साल, 20 साल और 50 से ऊपर तो मैक्सिमम जो है। वरना आप देखिए, आप अपने आसपास अपने पूर्वजों को देखिए, कितने स्वस्थ हुआ करते थे। आज हमारी एवरेज लाइफ 68 ईयर है, जबकि विदेशों में हम ही से ये कला सीख करके विदेश के लोग शतायु हो रहे हैं, और हम इस कला से दूर होकर के क्या आयु हो रहे हैं, 68। तो हमें इसको अपनाना बहुत है, और ये समय ने सिखाया है, समय ने बताया है, तुम अपने पुनः पुरानी जीवन शैली पे जाओ। बार बार खाना, जब तक कड़ी भूख न लगे तब तक भोजन न करें। ये भी एक है। पानी कैसे पिए? पानी थोड़ा थोड़ा पिए, पानी को पूरे मुंह में घुमा करके पिया जाए, या पीने से पहले एक बार पूरे मुंह में घुमा देना बहुत जरूरी होता है। उससे जो भी लाल स्राव है सब हमारे पाचन तंत्र में जाते हैं। पानी पीते समय थोड़ा थोड़ा छोटे पिए, अच्छे से पानी पिए। जैसे आप कोई बहुत अच्छी चीज जब पीते हैं तो उसका स्वाद लेके पीते हैं, इसी तरह से पानी को भी बहुत प्रेम पूर्वक पिए, बैठ के पिए, खड़े होकर के यदि आप पानी पिएंगे तो ऐसे ही आपके बराबर, जब जब आप खड़े होकर पानी पी रहे हैं, घुटना कह रहा है कि भाई गलत कर रहे हैं। 3 अंग हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, किडनी, हार्ट और लीवर। हार्ट मतलब हार्ट, हृदय, हृदय, ये 3 अंग हमारे तब हमें बताना तो शुरू कर देते हैं। ये लगभग 70% जब खराब हो जाते हैं तो हमें हल्का हल्का आभास होना हो जाता है। 70% तक ये बिल्कुल हमारा काम करते हैं, ड्यूटी में जाते हैं। 70 के बाद तो ये हमें रियलाइज कराते हैं, भाई अब आपने बहुत कर लिया, अब हम नहीं साथ देंगे। फिर ये काम करते हैं, लेकिन हम इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, इनकी कोई सर्विसिंग नहीं होती है। नतीजा ये होता है कि जब ये 85 पर पहुंच जाते हैं, तब कहते हैं कि अब भाई अब दिक्कत, और फिर आप बहुत प्रयास करते हैं कि इसको सुधारा जाए, सुधारा जाए, सुधारा जाए। लेकिन जब 85-90 पे हम पहुंच जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? फिर उसकी सर्विसिंग करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि क्या हालत चल रही है देश दुनिया आज की हमारी।
तो हम ऐसा करें, कम से कम 24 घंटे में अपने शरीर की थोड़ी सर्विसिंग तो कर ही दिया करें। और फिर देखिए ये शरीर आपको कितना सुख करती है, कितना आनंद देती है। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, नींद आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हमेशा आप प्रसन्न होंगे। जीवन में संघर्ष है, ये संघर्ष जो है हमारे जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन उस संघर्ष में भी आप आनंद लेंगे। तो ये चीजें हैं, ये हमारे योग, आसान, प्राणायाम से ये सारी चीजें आएंगी। चलिए अब हम आपको आगे, अब थोड़ा सा कुछ प्राणायाम की काफी बातें कर ली गई। अब हम थोड़ी बात करते हैं आपसे आसन की। 12 बजने वाला है, मैं आधे घंटे में आधा घंटा 35 मिनट में आपको आसन बताएंगे। इसके बाद कुछ और रोगानुसार मैं कुछ व्यायाम की बात कर लूंगा। ये चीजें हैं। आसन की अगर हम बात करें तो आसन हमारे लिए भी जीवन में बड़ा अच्छा, बड़ा महत्व रखता है अपना। तो आसन में एक सूर्य नमस्कार तो आप लोग जानते ही हैं। सूर्य नमस्कार भी अगर आप कर लें तो काफी काम हो जाता है। सूर्य नमस्कार में 12 क्रियाएं होती हैं। वो 12 क्रियाओं को अगर आप एक नियमित दिनचर्या के रूप में अगर अपनाते हैं तो बड़ा अपने आप में काफी हद तक आप सही प्राणायाम के साथ यदि आप ये सूर्य नमस्कार, मैं समझता हूँ सूर्य नमस्कार 10 मिनट, और 10 मिनट आप मान लीजिए प्राणायाम 20 मिनट, और 5 मिनट बॉडी मसाज 25 मिनट, मैक्सिमम 30 से 35 मिनट में आपका बहुत अच्छा एक हेल्थ पैकेज विथ योगा एंड प्राणायाम आप कर लेंगे। और फिर देखिए आपकी कितना बेहतरीन आपका चलता है। तो सूर्य नमस्कार में सबसे पहले प्रथम स्थिति हम ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। दूसरी स्थिति जो हमारी होती है वो ये हाथ ऊपर की तरफ ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे दोनों कानों से लटका हुआ ताड़ासन की मुद्रा हो जाती है एक तरह से। तीसरे आसन में हम पादहस्तासन। पादहस्तासन का मतलब होता है कि अब अपनी अंगुलियों को जो है हम, ये अंगुली जो है इसको हम पैर की जो है उसको टच करें। लेकिन एक बात का ध्यान यहाँ रखना है कि आप जो है घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, अंगुली न स्पर्श हो पाए वो चलेगा, लेकिन अगर आपने अपने घुटने को मोड़ करके उसको स्पर्श किया तो वो गलत हो जाएगा, फिर लाभ की जगह फिर नुकसान हो जाएगा। और फिर चौथी स्थिति जो होती है, एक पैर आगे निकालें, एक पैर पीछे निकालें, आगे वाले पैर के दोनों तरफ रख के और सिर को थोड़ा सा ऊपर कर दें। ये सूर्य नमस्कार की चौथी स्थिति हो जाती है। पांचवी स्थिति पर्वतासन की स्थिति होती है। अपना पैर और हाथ जमीन पर रखें और कमर के हिस्सों को थोड़ा ऊपर उठा दें। ये हो जाती है हमारी सूर्य नमस्कार की पांचवी स्थिति। छठी स्थिति, आप जो है जमीन पर पेट के बल लेटे, थोड़ा सा कमर के पोर्शन को उठाएं, दोनों हाथों को बगल में लगाएं, थोड़ा सा उठाएं और मस्तक और उस पैर को लगा दें। पांचवी छठी स्थिति, फिर पूरे शरीर को उस पर रख के और ऐसे एक तरह से अगर कहा होती है वो हो जाती है छठी स्थिति। सातवीं स्थिति में हम जो है अपने पैरों को ऐसे फैला दें ऐसे, और हाथों से यूं ऐसे करके एक पैर को छुए, फिर ऐसे करके दूसरे पैर को छुए, और ये हो जाती है आठवीं स्थिति। नौवीं स्थिति जो होती है, फिर हम आ जाते हैं एक पैर आगे एक पैर पीछे और ये हाथ दोनों ऊपर, तो ये हो जाती है हमारी नौवीं स्थिति। और 10वीं स्थिति जो हमारी बनती है इसमें, 10वीं स्थिति में हम रेचक करते समय तृतीय अवस्था में आएंगे, जो तीसरी अवस्था हमने आपको बताई है, फिर हम उसमें आ जाते हैं। और 10वीं हो गई। 11वीं में पूरक। देखिए रेचक पूरक ये हमारी शरीर खुद कर लेती है, तो बहुत ज्यादा इसके उसमें न पड़े। हाँ इतना जरूर है कि इतना ध्यान रखें, जब हम झुकते हैं तो श्वास बाहर आएगी, आप झुकते हुए क्या श्वास को अंदर कर सकते हैं, तो ये चीज है। 11वीं स्थिति जो है पूरा प्राणायाम करते हुए सीधे खड़े हो जाए, और 12वीं स्थिति पुनः हम ऐसे प्राणायाम की मुद्रा में आ जाते हैं। तो ये हो जाती है हमारी सूर्य नमस्कार की स्थिति। इसे आप YouTube से बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो आज देखिए वर्तमान दौर जो है ये रिसोर्स की कमी नहीं है, किसी भी, चाहे वो छात्र हो
चाहे शिक्षक हो, कोई भी रिसोर्स बहुत सारे पड़े हुए हैं। बस केवल आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए, आपको कुछ करने की एक मन स्थिति होनी चाहिए। तो रिसोर्स की कमी नहीं है। और जब ये थोड़ा सा ये जो चल रहा है दौर पैंडेमिक का, ये समाप्त हो जाएगा, ऑफलाइन भी इस ट्रेनिंग को कराएंगे। तो उस समय आप लोगों को जरूर बुलाएंगे, क्योंकि जो लोग जुड़े हुए हैं मैं उन्हें बुलाऊंगा, और ऑफलाइन जो है योगासन कराया जाएगा, सिखाया जाएगा। इसके सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों पक्षों पे बातचीत की जाएगी। तो अब हम ये तो हो गया सूर्य नमस्कार। अब कुछ और मैं योग आसनों की बात कर लेता हूँ। जैसे एक आसन होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, उसका नाम है खाना खाने के बाद जो आसन करते हैं, क्या नाम है? वज्रासन। अब आप ऑफलाइन रहती तो थोड़ी बातचीत अच्छे से होती, यहाँ तो वन साइडेड बातचीत चल रही है। लेकिन फिर भी आप अगर चाहें तो बीच में अपनी ऑन करके हमसे कोई भी बातचीत कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वज्रासन से लाभ क्या मिलते हैं? वज्रासन से सबसे पहला लाभ ये होता है, वज्रासन करते कैसे हैं? पहले जो है अपने दोनों पैरों को मोड़ दोनों लीजिए। तरफ मोड़। पहले अपने दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और मोड़ मोड़। करके बैठ जाइए। हाथों को घुटनों पर रख लीजिए। पैर जो है आपके बिल्कुल पंजे के बल मुड़े, अच्छे से मुड़े होने चाहिए। और जब बैठ जाए तो उसी पे ऐसे थोड़ी देर बैठे रहें, ऐसे सीधा होकर के बिल्कुल तन के। और श्वास जो है वो सामान्य अवस्था में चाहिए। अब ये देखिए, खाना खाने के बाद आप श्वास की गति को न धीमी करेंगे न तेज करेंगे। जो सामान्य अवस्था होती है उसी अवस्था में रहेंगे। इस अवस्था में यदि अगर बातचीत करना बहुत आवश्यक हो तो बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो न बातचीत करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो वज्रासन से जो है आपका बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन इसका जो मुख्य लाभ, पहले एकाग्रता व्यक्ति के अंदर होती है। दूसरी बात यह है कि उसका पाचन तंत्र बहुत मजबूत होता है। तीसरा लाभ इससे ये होता है कि आपके जो पंजे हैं, जो घुटने हैं, ये भी मजबूत होते हैं। तो ये सारे साटिका वगैरह की जिसको प्रॉब्लम है, साटिका, उसमें बहुत लाभ देता है ये। इसके बाद जो है कुछ और भी है जो बहुत सारे लाभ मिलते हैं। और जब आप करेंगे तो आप खुद ही इस चीज को महसूस करेंगे कि हाँ, हमें ये लाभ हो रहे हैं। बहुत सारे लाभ जो है हर बात बताई नहीं जाती है, बहुत सारे बात आप करने के बाद भी महसूस कर लेंगे। अब हम आते हैं एक आसन और आपको बता रहे हैं, जिसका नाम है पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन क्या है? पश्चिमोत्तान आसन एक बहुत अच्छा आसन होता है, जो आपके कमर को और आपके जंघा वगैरह, जो थाई वगैरह है, ये सबको बहुत मजबूत करता है। तो पश्चिमोत्तान आसन में क्या हम करते हैं, हम बता रहे हैं, आप सुनिए कैसे करते हैं। पहले दंड आसन। एक दंड आसन यानी आप बैठ जाएं और बैठ करके अपने पैरों को खोल के बिल्कुल बैठ जाइए। आप बैठेंगे तो देखेंगे कि जैसे लगता है कि हमारी सारी नसें वगैरह सब अपने को एडजस्ट कर रही हैं। बिल्कुल, जब आप दंड आसन में बैठ जाएंगे ना, तो नाम कहेंगे दंड आसन, बैठना है केवल। लेकिन जब आप थोड़ी देर बैठेंगे तो खुद रियलाइज करेंगे कि वास्तव में ये देखिए, वो सब अपनी जगह से बैठ जाने लगती हैं। तो आप दंड आसन में बैठ जाइए थोड़ा सा। इसके बाद जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऑयल, यूज ऑयल, मसाज। अब तेल लीजिए और अपने पिंडलियों को थोड़ा सा मसाज कर लीजिए। ये पिंडलियों को मसाज करिए। मसाज करने के बाद फिर जो है थोड़ा सा ये अपने बैकबोन है, इसको हल्का सा करिए, रेडी करिए, रेडी फॉर योगासन। ऐसे ऐसे रगड़िए, थोड़ा सा कमर के ऊपर भी ऐसे हल्का हल्का सा कर दीजिए। ऐसे करने से क्या होता है कि जो थोड़े गर्म हो जाते हैं, फिर आसन के लिए रेडी भी हो जाते हैं। बिना रेडी किए अगर करेंगे तो नस खींच जाएगी। अब आप ऐसे इसको हाथों को आगे ले जाइए, और अब जो आप दंड आसन में बैठे हैं, तो टो मतलब पैर का जो अंगूठा है वो आप छूइए। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप छू ही दें पहली बार में। आराम आराम से करिए और थोड़े समय बाद आप उसको स्पर्श कर पाएंगे। उसको कर लीजिए। उसको करने के बाद आपने स्पर्श कर लिया, फिर जो एक है इसकी उच्चतम कह लीजिए अवस्था जो होती है, मतलब हायर हायर लेवल की अवस्था, तो ये होती है
अभी शुरू में नहीं करना है, ये करीब एक आध 2-3 महीना अगर अच्छे से करेंगे तब उसके बाद होती है कि अपने जो नासिका है उसको घुटनों पे ले जाएंगे, ऐसे घुटनों पे ले जा करके स्पर्श करा देंगे। तो ये इसकी मतलब हाई पोजीशन होती है। मिडिल पोजीशन, आप केवल अपने जो अंगूठे हैं पैर के उनको स्पर्श करिए, और जो आपका अगर शुरू में वो भी नहीं होता है तो ऐसे केवल हाथ ऐसे करके बैठे रहिए थोड़ी देर दंड आसन में। इसे हम कहते हैं पश्चिमोत्तानासन। इससे लाभ क्या मिलते हैं? इससे आपके पैरों के दर्द दूर होंगे, नसें मजबूत होंगी, कमर के जो विकार हैं वो दूर होंगे, आपकी जो बैक बोन होती है यानी रीढ़ की हड्डी, वो भी बहुत अच्छी होती है, उसमें विकार रहित वो होगी, अच्छा रहेगा। तो ये सब पश्चिमोत्तानासन के द्वारा होता है। तो इस आसन को करें। अब इसमें सावधानियां क्या रखी जाएंगी? सावधानियां भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे इसमें एक सावधानी तो यह है कि जिनकी कमर में दर्द हो रहा है, मतलब उस समय हो रहा है, तो इसे न करें। दूसरी सावधानी आपको ये रखनी है कि अपने शारीरिक क्षमता, हमारी क्षमता कैपेसिटी कितनी है, इसको जानना बहुत जरूरी है। उसी हिसाब से करिए, धीरे धीरे हो जाएगा। तीसरी बात यह है, अतिरिक्त, देखिए, अतिरिक्त चर्बी ये नुकसानदेह है। चर्बी विहीन नहीं करेगी ये आपको, बल्कि जो अतिरिक्त चर्बी है शरीर पे, अब वो कहाँ कहाँ है, पेट, अगर पेट पे है, जहां भी होगी उसे ये धीरे धीरे समाप्त कर देगी, कम कर देगी। तो ये इसके प्रमुख लाभ हैं। यह भी बता दिया, विधि भी बता दिया कैसे की जाती है। तो ये होता है पश्चिमोत्तान आसन। और बहुत सारे लाभ हैं जो आप, पद्मासन, पद्मासन बहुत आसान सा आसन है। जैसे आप दाहिना या बायां पैर जो है, आप जैसे मान लीजिए आपने बाएं पैर को उठाया, तो बाएं पैर को उठा के जंघा पे रखिए, और दाहिने पैर को उठा के बाएं जंघा पे रखिए, और बिल्कुल यूं बैठ जाइए, बिल्कुल सीधा करके आप ऐसे बैठ जाइए। तो ये हो जाता है पद्मासन, या सिद्धासन भी इसे कहते हैं। बहुत अच्छा आसन होता है। इससे जो है आपकी नसें मजबूत होती हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं, आपके अंग जो है, जो भी अंग प्रत्यंग है, सब बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। उसमें जो है सौष्ठता होती है, वो मजबूत बनते हैं। ये सब मुख्य मुख्य लाभ है। सावधानी ये है कि जबरदस्ती कभी भी अपने दाहिने पैर को हम बाएं पे रखेंगे ही, या बाएं को दाहिने पे रखेंगे, दोनों को ऐसा कदापि न करें, धीरे धीरे करें। इसके बाद जो है जब इसको कर लें तो थोड़ा सा अपने शरीर को हल्का सा अपने हाथों से ही मसाज दे दें। मसाज बहुत जरूरी है। गांधी जी कहते थे कि प्रतिदिन जो है व्यक्ति को अपने शरीर की मसाज करनी चाहिए। तो ये बहुत आवश्यक चीजें हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो मैं बात करूंगा, वो मैं बात करूंगा आपसे धनुरासन। बहुत अच्छा आसन है धनुरासन। ये आसन व्यक्ति को शक्ति प्रदान करता है, और साथ ही साथ जो है जो पेट वगैरह है, ये सब मतलब पेट की चर्बी वगैरह जो है ये कम होती है। इसको करते कैसे हैं, मैं विधि बता रहा हूँ, सुनिए। पेट के बल लेटकर अपने पैर, अपने दोनों हाथों से पैरों को पकड़ लें, और पेट के ऊपर आने की कोशिश करें, दोनों तरफ से। आगे से अपने सिर को उठाते, पीछे से पैर को उठा के, और फिर जो है उस पर रोटेट करें अपने पेट के ऊपर, आगे पीछे, थोड़ा थोड़ा ही होगा, शुरू शुरू में थोड़ा ही होता है, थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। तो इस यही जो होता है धनुरासन होता है। और धनुरासन करते समय ये दो चार बातों का ध्यान रखेंगे आप। पहली बात तो ये है कि यदि अपनी क्षमता का तो हमेशा ध्यान रखना है आपको। यदि आपकी कमर में, पैर में कहीं कोई तकलीफ है, तो आप इस आसन को नहीं करेंगे। और इससे लाभ क्या क्या होते हैं? इस आसन के द्वारा जो है हमारे जो जोड़ है, बॉडी के जो जोड़ है, जैसे घुटना है, कमर है, बाजू के जोड़, ये सारे जोड़ बहुत मजबूत होते हैं, ये बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं।
इसके बाद जो है नेक्स्ट इससे जो लाभ होता है, एक जो प्रमुख लाभ है कि मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, यदि किसी को कोई यूरिन प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए कि आजकल एक बहुत ज्यादा चल रहा है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड यदि किसी को है तो वो धनुरासन शुरू कर देगा। यूरिक एसिड उसकी धीरे 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 बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो यदि यूरिक एसिड है, यूरिन प्रॉब्लम है, किडनी में किसी की कहीं कोई दिक्कत आ रही है, ये धनुरासन आप करिए, बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो ये धनुरासन बहुत अच्छा आसन होता है, इसे करिए। और इससे जो है आपके डाइजेशन भी सही होता है, इससे व्यक्ति को शक्ति मिलती है। और भी बहुत सारे जहाँ पे चर्बी भी कम होती है। पहले हमें मेरुदंड जो है, मेरुदंड वही बैकबोन होता है, पुष्ट होता है, सारी चीजें होती हैं इसके साथ। इसमें दो तीन बातों का वही ध्यान रखना है कि अपनी क्षमता का ध्यान रखें, और यदि पेट वगैरह का कहीं कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो इसे न करें, इसे बिल्कुल न करें। और तो कोई विशेष ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, यही एक बातें हैं जो आपको हमने बता दिया। अब मैं बात करूंगा आसन। तो एक होता है सर्वांग आसन। आसन तो बहुत सारे हैं और मिल भी जाएंगे आप लोगों को। थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि आप लोगों को जो है कुछ बातें, एक शीर्षासन है। शीर्षासन जो है ये बच्चों को करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। शीर्षासन किया कैसे जाता है? सबसे पहले जो है थोड़ा सा अपने सर को जो है ऐसे ऐसे थोड़ी देर तक ऐसे ऐसे मसाज करना, इसको अच्छे से। देखिए मसाज का मतलब ये होता है ना, अगर आपने मसाज कर दिया, इसका मतलब ये है कि जो सारे अंग हमारे बिल्कुल रेडी हो गए कुछ करने के, वो समझ गए कि हमें कुछ करना है। तो ये अपने सिर को हल्का सा मसाज कर लीजिए, और इस बिना मसाज किए कभी भी सिर शीर्षासन नहीं करना चाहिए। अच्छा, मसाज कर लें। मसाज करने के बाद फिर कोई एक सॉफ्ट चीज रखें, सॉफ्ट। अब सॉफ्ट चीज में आप कोई भी चीज रख सकते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे अपने हथेलियों को रख के इसी से ऐसे कर लेते हैं, लेकिन कोई सॉफ्ट चीज रखिए। शुरू शुरू में आप किसी हल्के से दीवार का सहारा लेकर के अपने को सीधा कर ले, फिर दीवार का सहारा हटा दें। तो इस तरह से आप करेंगे। इसको बहुत ज्यादा देर तक नहीं करना चाहिए। लगभग मैं समझता हूँ इसको 30 सेकंड से लेके और 50 सेकंड 60 सेकंड तक बहुत है। इतनी देर तक अगर आप करते हैं तो इससे बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। अब जो है बात करते हैं इससे लाभ क्या क्या मिलेंगे। इससे सबसे पहला लाभ जो मिलेगा वो ये है कि आपकी जो ऊपर मानसिक तंत्र है, मेंटल जो भी प्रोसेस है, बहुत मजबूत होगी। जो नाड़ियां हैं वो सब बहुत मजबूत होंगी। दूसरी बात यह है कि अगर कम अवस्था में किसी के बाल, एक निश्चित अवस्था में तो वो हर चीजें होनी ही है। जैसे किसी युवा के अगर बाल सफेद हो रहे हैं तो वो रुक जाएंगे, और यदि थोड़ा लंबे समय तक रहेंगे तो वो काले भी होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि रक्त संचार प्रॉपर होगा। तीसरी बात, चेहरे की झुर्रियां वो कम होगी, समाप्त भी हो जाएगी। यदि झुर्री युवा में आ रही है तो वो समाप्त भी हो जाएगी। और यदि काफी समय से एक अवस्था के बाद है तो वो कम हो जाएगी। इसके साथ साथ जो है आंखों की रोशनी, ये जो शीर्षासन है ये आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब शीर्षासन में सावधानी क्या क्या रखनी है? पहली बात तो यह है कि एपिलेप्सी, एपिलेप्सी आप लोग समझ रहे होंगे, मिर्गी जिसे कहते हैं, जिसे हम मिर्गी शब्द बोलते हैं, इसके पेशेंट को ये कदापि नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि किसी का अगर सिर का ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो उसे भी नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, यदि किसी को सिर में बहुत जबरदस्त दर्द है, उस अवस्था में भी ये आसन नहीं किया जा सकता है। और जैसे आंखों का ऑपरेशन हुआ हो तो इसे नहीं करना चाहिए। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं, इन्हें नहीं करना चाहिए। लाभ बता दिया, सावधानी बता दिया, और आसन की बात हमने कर लिया।
शीर्षासन। शीर्षासन के बाद जो है धनुरासन की बात हमने कर ली है। बात हो गई। वैसे तो बहुत सारे आसन हैं और आसनों को आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा रोगानुसार मैं कुछ बातें करता हूँ कि इसमें कौन सा आसन करना चाहिए। कुछ ही बात, कुछ जो है खास करके रोगों को लेकर के मैं कुछ बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी बात, हर बात आदमी का शेयर नहीं कर पाता है या ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैं कुछ जैसे अनिद्रा, अनिद्रा एक आजकल विकार बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो अनिद्रा के लिए सबसे पहला आसन होता है, मैं बात नहीं कर यहाँ मैं कर लूंगा, वो होता है शवासन। अगर आप शवासन कर रहे हैं तो अनिद्रा से आपको छुटकारा मिलेगा और जो मानसिक तनाव है उससे भी छुटकारा मिलेगा। साथ ही साथ जीवन के यथार्थ से आप परिचित होंगे। इस जीवन का यथार्थ क्या है, तो ये है ये शवासन करते कैसे हैं? आप सभी लोग हैं, पीठ के बल लेट जाइए, आसन जो भी आपका है, और लेट करके धीरे धीरे आंखों को बंद करिए और इसके बाद जो है सबसे पहले अपने नाखून को देखिए, बहुत अच्छे से नाखून, नाखून के बाद उंगलियां, उंगलियों के बाद धीरे 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 एक एक चीज को सूक्ष्मता पूर्वक देखते हुए ऊपर बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और फिर आ करके अपने चेहरे, आंख, ये सब देखते हैं। यहाँ तक तो पहुंचते पहुंचते आप सो जाएंगे, ये निश्चित है कि आप वहां सो जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज ये भी आपको ध्यान रखना है, 100 आसन, 100 हिलता डुलता नहीं है, कोई गतिविधि नहीं करता है, ढीला ढाला रहता है। तो आप बिल्कुल शरीर को शिथिल छोड़ दें। ये मान लें कि हम 100 हो गए और उसके बाद हम देख रहे हैं जो 100 होता है उसकी जो आत्मा होती है, जैसा कि बताया जाता है, वो देखता है उसको कि अच्छा ये मेरा शरीर था और मैंने इस शरीर से ऐसा ऐसा किया है। अब मैं दूसरे बात करता हूँ, उदर विकार। उदर, उदर मतलब पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात है। तो इसमें हमने आपको एक होता है आसन, आसन हल आसन। हल आसन अगर आप करें, और धनुरासन भी इसमें बहुत लाभदायक होता है। भुजंग आसन, भुजंग आसन कैसे किया जाता है मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। भुजंग आसन जो है वो पेट के बल आप लेट जाए। देखिए अभी कोरोना काल में पेट के बल लेटने का बड़ा महत्व है। ये आपकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाती है। तो यदि आप अपना प्रतिदिन ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएंगे, तो अगर एकाएक आपको ऑक्सीजन लेवल की जरूरत पड़ेगी तो ऑलरेडी आपकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ी हुई है। तो इस पेट के बल लेटें, अपने दोनों हाथों को बगल में रख के और चेस्ट को ऐसे ऊपर उठा के बिल्कुल, देखिए मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन ऑनलाइन की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। ऐसे करके यूं ऐसे कर लीजिए, दिखाई दे रहा है, चलिए थोड़ा और पीछे में हो गया, ऐसे करके देखिए, ऐसे रख के और यूं, इससे जो है आपके साटिका में भी बहुत लाभ देता है। साटिका में भी लाभ देगा और आपके जो उदर विकार है उसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम के विकार में भी बहुत लाभ देगा। एक दूसरा आसन मैं बताता हूँ जो आपको अच्छा रखेगा, बहुत गजब का आसन है, गैस वगैरह तो बिल्कुल नामो निशान मिट जाएगा, एसिडिटी वगैरह का। उसका नाम है शशक आसन। शशक आसन, आप पेट के बल लेट जाए, अपने हाथों को आगे रखें, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा अपने कमर के पोर्शन को ऊपर उठाते हुए और पूरा पीछे की तरफ खींचिए, बिल्कुल यूं, जैसे जैसे जब शिकार करने के लिए होते हैं ना जानवर, जो शिकारी पशु होते हैं, बिल्कुल यूं इस पोजीशन में आपका कमर वाला पोर्शन थोड़ा ऊपर उठाओ और पूरा दबा करके, और तब आप देखिए आपको खुद ही पता चलेगा कि हमारे जो है इस समय मेरी हथेलियों के ऊपर बल पड़ रहा है और वो बहुत मजबूत हो रही है। आपका पाचन तंत्र बहुत सशक्त होगा, एसिडिटी खत्म हो जाएगी और गैस खत्म हो जाएगी, भूख अच्छी लगेगी और आप बहुत स्वस्थ और दीर्घजीवी होंगे। तो ये आप शशक आसन भी करें, उदर विकार बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। कब क्या कर लेते हैं, कहते हैं एक कहावत है, पेट साफ रोग साफ। इसके लिए सबसे बढ़िया आसन होता है ताड़ासन। ताड़ासन तो वैसे गिनती से हम लोग कराते हैं, 1 से 12 तक की गिनती,
लेकिन हम यहाँ एक बिल्कुल बिना गिनती वाला आसन बता रहे हैं। ऐसे आप सीधे हाथ ऐसे ऊपर उठाइए और ऊपर उठा के ऐसे खींच करके और थोड़ा सा ऐसे सिर को ऊपर कर लीजिए और ऐसे फंसा के उंगलियों में, दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, उंगलियों को फंसा के ऐसे इसको देखिए और पैरों के ऊपर खड़े हो जाइए। ये होता है हमारा ताड़ासन। बच्चों को कराएंगे तो उनकी लंबाई बढ़ेगी। आज का समय लंबा होने का है, पर्सनालिटी, अच्छी पर्सनालिटी को सभी लोग थोड़ा अपने बच्चों को भी आप कराएं, प्रतिदिन कराएं और इससे कब्ज का नामो निशान मिट जाएगा। यदि आप बराबर कुछ न कुछ खा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं एवरी पर्सन, क्या क्या हम करते हैं इसके लिए, एक जो है शशक आसन और ताड़ासन, तो आपके पेट और कब्ज ये दोनों। एक और छोटा सा टुटका आप कर लीजिएगा, ब्रश करने के बाद थोड़ा सा मेथी और अजवाइन, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा मात्रा में लेके और पानी के साथ पी लें। इसके बाद देखिए फिर। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कृमि। कृमि मतलब कीड़े, कीड़े पेट में बच्चों के लिए पड़ते हैं, बड़ों के लिए हो जाते हैं। स्वास्थ्य नहीं, खाते पीते बहुत है, स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या क्या कराना चाहिए, क्योंकि हम सभी अभिभावक अभिभावक भी इससे जुड़े हुए हैं। आज का जो हमारा ये है आदेश समय है और हम कर भी रहे हैं, इसमें अभिभावक के लिए है, अधिकारियों के लिए है, शिक्षकों के लिए है, सबके लिए। तो इसमें हम कृमि कैसे दूर करें, तो कृमि दूर करने के लिए पश्चिमोत्तानासन, जो हमने बताया कि झुक करके अंगूठे को छूना है, एक तो वो आसन है। दूसरा नौकासन। नौकासन कैसे करते हैं, नौकासन जो है आप पीठ के बल लेट जाए, थोड़ा सा इधर सर की तरफ से उठाएं और पैर बिल्कुल यूं आ जाए और बीच के पोर्शन आपके जो है वो आपके आसन पे हो और दोनों दोनों साइड से आपका पैर भी उधर से उठ जाए, इधर से थोड़ा सा ये होता है नौकासन। इससे जो है कीड़ी भी मरती है, इससे पाचन तंत्र भी मजबूत होता है, इससे आपकी जो नसें हैं, जो नस वगैरह की दिक्कत है, मसल्स की जो दिक्कत है वो भी दूर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं जो खट्टी डकार आती है, जिसे हम एसिडिटी बोलते हैं। एसिडिटी, एसिडिटी जो होती है ये बड़ी घातक है और अगर एसिडिटी की मात्रा बहुत तेज हो जाती है तो आप सभी जानते हैं कि ये बहुत व्यक्ति को विकारग्रस्त कर देती है। मतलब एक रोग, एक अगर समस्या हुई तो आपके पूरे शरीर को हिला के रख देती है। एसिडिटी के लिए एक बहुत छोटा सा उपाय उसको आप कर लीजिएगा। एसिलॉक लेने से पहले आप डीप ब्रीथिंग कर लीजिएगा। डीप ब्रीथिंग मतलब जब आपको एसिडिटी हो तो थोड़ा तेज तेज गहरी सांस लीजिए, एक 15-20 बार आप लेंगे, उसके बाद आप की एसिडिटी जो है वो शांत हो जाएगी। एक तो ये कर लिया करिए। दूसरे बात पश्चिमोत्तानासन में बता रहा हूँ, कर्ण पीड़ासन, खट्टी डकार के लिए कर्ण पीड़ासन। कर्ण पीड़ासन जो है ये खट्टी डकार के साथ साथ आपके लंग्स को सही रखेगा, आपके जो हार्ट है उसे सही रखेगा और साथ में आपके जो है ये कान जो होते हैं, कानों को भी ठीक रखेगा। कहते कैसे हैं, अभी जो है कोरोना काल में लोग कह रहे थे कि जो 40 सेकंड तक अपनी श्वास को रोक लेगा उसके लंग्स ठीक हैं। जाए के भाग आ करके हमारी संस्कृति, हमारे ही कल्चर से जो है सब कुछ मापा जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। और योग जैसा आप जानते हैं कि आज अंतरराष्ट्रीय योग के रूप में, दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसे जनरल असेंबली ने मान्यता दिया 2014 में और 2015 से जो है ये अनवरत रूप से मनाया जा रहा है, पूरा विश्व इसके साथ जुड़ गया। तो हम तो इसके जो है प्रादुर्भावक देश हैं। हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने ही इसकी खोज की, आज पूरी दुनिया लाभ उठा रही है। तो आप सभी अवश्य करें और अपने जितने लोग परिचित हैं सबसे अवश्य कराएं। तो अब इसे करना कैसे है, इसे जरा सा देख लीजिए आप लोग। इसका नाम है नाड़ी कर्णभेदी प्राणायाम। इसको आपको श्वास पहले खींचना है, खींचिए नासिका से, देख लीजिए डेमो पहले, फिर नाक बंद करेंगे, मुंह बंद, थोड़ी देर रखेंगे तो ये खुद खुद जाके लग जाएंगे और उसके बाद आप चेस्ट आगे को निकाल के इसमें श्वास को
थोड़ी देर क्षमता अनुसार भरेंगे, फिर धीरे धीरे इसको बाहर कर देंगे और बाहर करके फिर ये सामान्य स्थिति होगी। फिर जो है अब इससे होता क्या है, मैंने 3 चीजें कही थी ना, एक तो कहा था कि हार्ट सही होना चाहिए, दूसरा किडनी और तीसरा लीवर। ये बेस है, होना तो सब कुछ सही चाहिए। तो यहाँ पे जो है कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बनेगा, हार्ट मजबूत होगा, लंग्स ठीक रहेंगे, और आपके अगर कान में कोई समस्या है, तो ये जो पर्दों की जो कान के पर्दे प्रतिदिन ऐसे लग रहे हैं, तो ये भी बहुत सही होंगे, बहुत मजबूत होंगे। तो ये है, तो इससे ये आपका हो गया कर्ण भेदी प्राणायाम। अब मैं इकट्ठी डकार भी इससे ठीक होती है। अब आ जाइए गठिया। गठिया में जोड़ों में दर्द होती है और बड़ी असह्य पीड़ा होता है इसमें। गठिया के लिए पवन मुक्तासन है, पश्चिम उत्तानासन मैंने बता दिया है आपको, धनुरासन भी बता दिया है, पर्वतासन भी बता दिया है, और अब हमें एक आसन आपको बताना है, पवन मुक्तासन। बहुत अच्छा आसन है ये, जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ये सबके लिए बड़ा अच्छा आसन है। इसका नाम है पवन मुक्त आसन। इसको करते कैसे हैं, आप पीठ के बल लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट करके पहले दाहिना पैर उसको ऐसे देखिए, मैं कोशिश करता हूँ, वैसे आप इसको दाहिने पैर को बिल्कुल यहाँ से पकड़ के और फिर ऐसे अपने नाकों से ऐसे टच कराएंगे, फिर इसको छोड़ दीजिए, फिर बायां पैर लीजिए, बायां दायां की कोई वो नहीं है, फिर बायां पैर को खींच करके अपने नाकों से टच कराएं, फिर दोनों को ऐसे फंसा के दोनों पैर को खींच के, एक बार में नहीं होगा, पहले थोड़ा-थोड़ा ही करेंगे, कहीं भी टच हो सकता है, ये नहीं कि इसे टच कराना है, बहुत जबरदस्ती टच कराएंगे तो आपके साथ दिक्कत ये हो जाएगी, फिर यहाँ कमर में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि यार मिश्रा जी ने ऐसी चीज बताई, अब तो कमर में भाई 2 दिन बाद आप फिर छोड़ देंगे कि रहने दो, जैसे कि ऐसा ठीक है। जितना खींच सकते हो उतना ही खींचिए। एक आध हफ्ते में आप अच्छे से कर लेंगे, दोनों को करके और नासिका से वो टच करा दीजिए। अब इसके बाद थोड़ा सा हम बैकबोन की एक्सरसाइज करेंगे। बैकबोन की एक्सरसाइज, दोनों को फंसा के बिल्कुल यूं पीछे जाइए, फिर ऐसे आइए, 1 2 और 3 बार कर दीजिए। तो ये जो मतलब ऐसे ऐसे गड़ारी की तरह, गड़ारी बोलते हैं, क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे, रोटेट करेंगे, तो ये हो जाती है आपकी बैकबोन की एक्सरसाइज। ज्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो पीठ में दर्द होगा। पहले 1 बार करें, फिर 2 बार, फिर 3 बार, 3 से ज्यादा मत करिए। और अगर हो सके तो इसको करने से पहले थोड़ा सा बैकबोन पे लगा दीजिए, भाई अब हम भी आ रहे हैं, आप तुम्हारी कुछ एक्सरसाइज है, ऐसे ऐसे आप करके उसको रगड़ दीजिए, थोड़ा सा तेल लगा दीजिए ऐसे ऐसे, और फिर करिए। तो ये हो गया आपका खट्टी डकार की बात हो गई। और अरे गठिया, गठिया की बात हो गई, हो ही गई बातचीत, जुकाम के बाद, गैस के बाद सब हो चुकी है। तो सभी, अब समय भी हो गया है, लगभग अब 12:25 हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोग हमें इतने अच्छे से सुने। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ हो, और आपका परिवार स्वस्थ हो, आपका समाज भी स्वस्थ हो, और आप इस तरह से स्वास्थ्य का एक अच्छा संदेश अपने तथा अपने विद्यार्थियों और अपने विद्यालय में प्रसारित करें, और सबको स्वस्थ रहने की कामना हम करते हैं। और एक मैं वही बात कहूँगा आपको, जो संस्कृत में कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, भाग भवेत्, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ करके, और ईश्वर आप सबको स्वस्थ रखें, आपके परिवार को स्वस्थ रखें। थैंक यू सो मच। या,